Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video. My name is NAUMAN AHMED Khatri and you're watching my videos. Today we are going to see Unit 3. In Unit 3, inshallah, we are going to discuss parts of speech. Parts of speech, you know, this is the fundamental of language, especially English language. And if you have idea about parts of speech, then the language becomes so easy for you. I have seen so many people, they know how to speak English, but when it comes to identifying parts of speech, they fail in it because they are really very confusing. People do get confused in adjectives and verbs, especially when there are ed forms of them. Like for example, if there is ed form of a verb or ing form of a verb, so they confuse it with the adjectives, and sometimes adjectives, you know, are confused with the verbs. So let's see what are the parts of speech. There are 8 parts of speech, and according to some books, in new books we feel or we find that there is another part of speech which is called determiner. तो नई बुक्स के अंदर आप देखते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा एक और पार्ट ऑफ स्पीच को ऐड किया गया है जो कि डिटर्मिनर है. डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स के तौर पर ही काम करते हैं. तो न्यू बुक्स के मुताबिक 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन पुरानी बुक्स में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दी जाती है. तो मौका लगा तो इंशाल्लाह हम कभी डिटर्मिनर को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारा मकसद उन लोगों को फैसिलिटेट करना है जो इंग्लिश को बुनियादी तौर पर बिल्कुल सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उर्दू में ही समझाई जाए ताकि बात उनकी समझ में आ जाए. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एंड दैट इज नाउन. द वर्ड नाउन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोमन. जो नाउन वर्ड है ये एक लातीनी ज़बान के लफ्ज़ नोमन से निकला है, और नोमन का मतलब होता है नेम. तो बहुत आसान हो गई इसकी डेफिनेशन कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आप नाम दे रहे हैं तो वो उसका नाउन होगा, या किसी भी चीज़ का नाम पुकार रहे हैं वो उसका नाउन होगा. यहाँ पर नॉर्मली जो आप बुक्स के अंदर पढ़ते हैं वो डेफिनेशन इस तरह से लिखी हुई होती है: नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल. याद रखिएगा, इसके अंदर नाउन की इनकम्प्लीट डेफिनेशन आती है. कंप्लीट डेफिनेशन के लिए आपको एक और चीज़ इसमें ऐड करनी होती है. वो क्या है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एन आइडिया, या आप कह सकते हैं और द नेम ऑफ अ क्वालिटी. तो नाउन नाम होता है 5 चीज़ों का. और आसान करना चाहते हैं, सिंपल, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है. ठीक है. जैसे मिसाल के तौर पर नोमान, बॉय, कराची, क्लास, पेन, मारखोर, रेगुलरिटी एट्सेट्रा. ये मैंने नाउन की एग्जांपल्स दी हैं. फिर मैंने सेंटेंस के अंदर समझाने की कोशिश की है कि नाउन कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं. ये देखें, कराची वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. यहाँ पर कराची जो है वो क्या है? नाउन है, क्योंकि आपको पता है एक सिटी का नाम है. कैपिटल नाम है, पाकिस्तान या पाकिस्तान नाउन. इसी वजह से ये तीनों जो रेड कलर के अंदर आपको अंडरलाइन वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, दे ऑल आर नेम्स. और जब ये नाम है तो ये नाउन्स हैं. तो देखते हैं नाउन के बाद हमारा सेकंड क्या है. सेकंड पे हमारे पास है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए. प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल हो, जो नाउन को सब्स्टिट्यूट करे, जो नाउन को रिप्लेस करे, दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. ये देखें एग्जांपल्स क्या है: ही, शी, हु, दिस, दैट, इट एटसेट्रा. ये लैटिन का वर्ड है. ETC शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल फॉर्म में कहते हैं एटसेट्रा. एटसेट्रा का मतलब होता है वगैरह वगैरह. जिस तरीके से हु इज शी. अब देखिए शी यहाँ पर क्या है? किसी लड़की का नाम होगा, मे बी नादिया, आसफा, जो भी नाम है, हम उसकी जगह पर शी यूज़ करेंगे. आसफा की जगह या नादिया की जगह क्या आ गया? शी आ गया. ठीक है. अब देखिए हु, अगर मैं किसी को मुखातिब करना चाह रहा हूँ, किसी के बारे में सवाल करना चाह रहा हूँ, तो हु भी यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है. तो हु एंड शी दे बोथ आर प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं. व्हाट इज दिस? दोबारा, व्हाट इज अ प्रोनाउन, दिस इज अ प्रोनाउन. यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, याद रखिएगा, दिस जब अकेला होगा तभी प्रोनाउन होगा. इसी तरीके से अगर आप कहते हैं दिस कार, तो दिस कार के अंदर क्योंकि कार एक नाउन है और दिस उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो दिस
क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। जब मैं एडजेक्टिव समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। इसकी सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए। द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज एडजेक्टिव, इट्स नॉट एडजेक्टिव। इसके अंदर ये जो डी होता है ये साइलेंट होता है, इसको नहीं पढ़ा जाता, तो इसको हम हमेशा एडजेक्टिव पढ़ते हैं। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताता है, उसकी खूबी या खामी बताता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। मिसाल के तौर पर ब्यूटीफुल, टायर्ड, लार्ज एटसेट्रा। अब आप खुद भी सोच सकते हैं कि मज़ीद ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो क्वालिटीज़ बताती हैं। मिसाल के तौर पर रोटी, अगर मैं रोटी की बात कर रहा हूँ, रोटी गर्म है तो गर्म, हॉट, ये क्या कर रहा है, ये रोटी की जो है वो क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। कुर्सी आरामदेह है तो आरामदेह, कंफर्टेबल, क्या है, कुर्सी की एक क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह अच्छी खूबियाँ और बुरी खूबियाँ जितनी भी होंगी नाउन की या प्रोनाउन की, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। यहां देख लीजिए, दिस कार इज ब्यूटीफुल। यहां पर ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है क्योंकि कार की वो क्वालिटी बता रहा है। दिस यहां पर पहले हमने कहा प्रोनाउन है, अब हम कह रहे हैं एडजेक्टिव है। जो मैंने बात समझाई थी उसी को मैं मजीद एलैबोरेट करने लगा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर ये कार जो है ना, इसको मॉडिफाई कर रहा है ये दिस। तो जब दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार वर्ड्स किसी नाउन से पहले लगते हैं तो वो एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, क्योंकि वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं, वो डिटर्मिनर्स बन जाते हैं। कीप दिस इन योर माइंड। तो ये क्या हो जाएगा, दिस कार के अंदर दिस एक एडजेक्टिव है, तो दिस कार इज ब्यूटीफुल, दो एडजेक्टिव्स हैं इसके अंदर, ब्यूटीफुल एंड दिस। माई ब्रदर इज टायर्ड, यहां पर देखिए ब्रदर एक नाउन है, माई उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो माई क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव होता है, इस एडजेक्टिव को हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये पोजेशन बता रहा होता है, ठीक है। अक्सर लोग इसको पोजेशन भी कहते हैं। माई ब्रदर इज टायर्ड, टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है कि भाई थका हुआ है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। अब आप मजीद एडजेक्टिव्स के बारे में सोचिए और अपने आसपास की चीज़ों को देखकर नेम करते जाइए कि क्या नाउन है, क्या उसमें एडजेक्टिव है, तो आपको चीज़ें और समझ आ जाएंगी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब। द वर्ड वर्ब हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वर्बम। जो वर्ब है ये एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड वर्बम से निकला है। अब वर्बम क्या चीज़ होती है, देखें नॉर्मली जब आप किसी से पूछते हैं कि वर्ब क्या है तो वो आपको बताता है कोई भी काम वर्ब कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये दोबारा से इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। अगर आप कहते हैं वर्ब सिर्फ काम करने को कहते हैं तो फिर बहुत सारे वर्ब्स आप इस लिस्ट से खारिज कर रहे हैं। तो वर्ब किन चीज़ों को बता रहा होता है, तीन चीज़ों को बता रहा होता है, याद रखिएगा हमेशा, बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। ये चीज़ मैंने यहाँ डेफिनेशन के अंदर लिखी हुई है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज बीइंग, डूइंग और हैविंग ऑफ समथिंग। तो तीन चीज़ें बता रहा होता है, बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं, देखें, शी इज़ अ टीचर। आप सब मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि यहाँ पर इज़ जो है ये कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर इज़ कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, लेकिन आप सब इस बात से अग्री करेंगे कि ये एक वर्ब है। जब आप इस बात से अग्री करते हैं कि ये वर्ब है और आप कहते हैं कि वर्ब एक्शन शो करता है, तो उस हिसाब से फिर इज़ को वर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा वर्ब है, ये वो वर्ब है जो बीइंग यानी किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ के होने को बताता है। तो ऐसा वर्ब जो किसी चीज़ के होने को, इंशाल्लाह इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी पर है। तो बी वर्ब्स आप समझेंगे कि वो क्या होता है। इसके लिए हमारा अगला यूनिट देखिएगा आप। शी टीचेस इंग्लिश, शी टीचेस इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम पहले लेसन्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। टीचेस यहाँ पर क्या है, वर्ब है। कौन सा वर्ब है, डूइंग वर्ब है, यानी कि एक्शन बता रहा है। तो शी टीचेस इंग्लिश, एक्शन शो कर रहा है, टीचेस इट्स अ वर्ब अगेन। शी हैज अ मार्कर, व्हेन वी से शी हैज अ मार्कर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ब हैविंग। पोजेशन जिसको हम कहते हैं पोजेसिव वर्ब्स, या जिनको हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ पोजेशन, जिनके अंदर हैज, हैव, हैड वगैरह आते हैं, ठीक है। तो शी के लिए हम हैज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शी हैज अ मार्कर। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो तीन चीज़ें बनती थी वो मैंने तीनों आपको बता दी कि ये बी वर्ब,
ये एक्शन वर्ब और ये पॉजेसिव वर्ब, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला टॉपिक एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? फिर दोबारा से जब आप किसी से पूछते हैं एडवर्ब क्या है, तो वो आपसे ये कहता है कि एडवर्ब जो होता है वो होता है जिसके आखिर में एल वाई लगा हुआ होता है। अगर मुझसे पूछे मैं कहूँगा काफ़ी हद तक सही है, लेकिन ये मखसूस डेफिनेशन नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब तीन चीज़ों को मॉडिफाई करता है। किन किन को मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को। यानी कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ज़्यादातर एडवर्ब्स के साथ एल वाई लगता है, लेकिन सभी एडवर्ब्स के अंदर एल वाई नहीं लगेगा। आप उस वर्ड के यूज़ को देखेंगे कि वो वर्ड किस तरह से यूज़ हो रहा है। अगर वो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो एक एडवर्ब होगा। अदरवाइज वो एक एडवर्ब नहीं होगा, चाहे उसके आखिर में एल वाई क्यों ना लगा हो। यहाँ देखिए, शी प्लेज वेल। अब मैं आपसे पूछूं ये वेल किसको मॉडिफाई कर रहा है? वेल किसके बारे में बता रहा है? तो आप बताएंगे ये प्ले के बारे में बता रहा है कि वो कैसा खेल रही है, ठीक है। शी प्लेज वेल के अंदर वेल इज एन एडवर्ब जो कि एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। देन शी इज अ वेरी गुड प्लेयर। यहां पर देखिए प्लेयर नाउन है, गुड एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो प्लेयर एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। फिर वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? मैं कह रहा हूं गुड प्लेयर और फिर कह रहा हूं वेरी गुड प्लेयर। तो आप कहेंगे कि वेरी जो है ना गुड की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ठीक है। जब ये गुड की डिग्री को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एडवर्ब है जो कि एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। फिर आ जाइए, शी प्लेज वेरी वेल। वही ऊपर वाला जुमला है, हमने डिस्कस किया था। वेल एक एडवर्ब था जो एक वर्ब प्ले को मॉडिफाई कर रहा था। अब अगर मैं कहता हूँ शी प्लेज वेरी वेल, तो इसके अंदर वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? वेल को मॉडिफाई कर रहा है। वेल क्या है? एडवर्ब है और वेरी एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि एडवर्ब मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब। तो डेफिनेशन के मुताबिक तीन चीजें जिनको एडवर्ब मॉडिफाई करता है वो है वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बहुत कंफ्यूजिंग एक टॉपिक होता है हमेशा स्टूडेंट्स के लिए। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ इन लगेगा, ऑन लगेगा, एट लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के अंदर एक्सेप्शंस भी हैं। बहुत सारी जगहों पर एक से ज़्यादा प्रेपोजिशंस भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो प्रेपोजिशन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के दरमियान रिलेशन बता रहा होता है, ठीक है। कैसे बताते हैं देखते हैं। दे आर सिटिंग ऑन अ चेयर। अब देखिए ये ऑन जो है ये सिटिंग और चेयर के दरमियान रिलेशन बता रहा है कि सिटिंग चेयर पर किस तरह से, इनका आपस में किस तरह का रिलेशन है, ठीक है। तो दे आर सिटिंग ऑन अ चेयर, ये ऑन प्रेपोजिशन हो गया। वी गो टू जॉब इन द मॉर्निंग, ये यहाँ पर जॉब और मॉर्निंग के दरमियान रिलेशन बता रहा है कि जॉब और मॉर्निंग का आपस में क्या रिलेशन है, क्या लिंक है, किस तरह से ये आपस में एसोसिएट हैं। तो प्रेपोजिशन हमेशा आपको दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दरमियान रिलेशन बता रहा होता है। बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इंशाल्लाह मौका लगा तो इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको बेसिक प्रेपोजिशंस जो हैं उनका तरीका बताएंगे कि वो किस तरीके से यूज होते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक जो है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं। हमारी अगर मैं उर्दू की बात करूं तो उर्दू में भी इंटरजेक्शन हम बहुत सारे यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे अल्फाज जिनकी कोई लिटरल मीनिंग ना हो, जिनकी कोई डिक्शनरी मीनिंग ना हो, डिक्शनरी के अंदर जब हम जाएं तो उसका कोई मतलब ना हो, वो सिर्फ ये बताता हो कि ये एक एक्सप्रेशन है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन। जैसे देखें मैंने जो ये साउंड निकाला, ये भी एक इंटरजेक्शन है। हम कहते हैं हम कहते हैं ओह, हम कहते हैं अलास, हुर्रे। इसी तरीके से हम उर्दू के अंदर मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो इंटरजेक्शन लगता है वो है, ठीक है। तो मतलब ये एक्सप्रेशन, इसकी कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। अगर मैं कहीं पर लिखना चाहूँगा इसको तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। हाँ लिख सकता हूँ मैं कि उसने चिच 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 किया, ठीक है। वेल डहर के यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे पास, ओ, अलास, इसी तरीके से गी वगैरह। फिर देखें अलास का मैंने एक सेंटेंस बनाया है, मज़ीद आप बनाइए तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे तो उसके फ़ौरन बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। दो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। एक होते हैं इंटरजेक्शन वाले, दूसरे होते हैं दुआइया जुमले। दुआइया जुमलों में भी अक्सर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। फ़र्क ये होता है कि एक्सप्रेशन वाले जो जुमले होते हैं उनमें इंटरजेक्शन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, और जो दुआइया जुमले होते हैं जैसे मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, उसके आखिर में जो है
वो इंटरजेक्शन यहाँ पर लगता है। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? याद रखिएगा, कंजंक्शन को लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ड, कंजंक्शन, ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं, एक ही वर्ड्स के नाम हैं। और वो वर्ड्स कौन से होते हैं? जो दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। ठीक है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज अ वर्ड अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स देखिएगा, अली एंड आई आर फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, 3 to 1। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपके पास थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ये एक साथ आते हैं तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा पहले 3 यानी थर्ड पर्सन, फिर 2 यानी सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लगता है। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं मी एंड माई फैमिली, मी एंड माई फ्रेंड्स। तो ये तरीका जो है वो स्पेशली राइटिंग के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर्मल राइटिंग के अंदर आप हमेशा लिखते हैं माई फ्रेंड एंड आई, माई फैमिली एंड आई, मी एंड माई फ्रेंड नहीं होता। तो कीप दिस इन योर माइंड। अली एंड आई आर फ्रेंड्स। आर क्यों लगाया? क्योंकि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। अली होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता, अली एंड आई मिलकर ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। ठीक है। फिर देखें, दे प्ले क्रिकेट व्हाइल वी वॉच देम। यहाँ पर अली और आई दो वर्ड्स को कनेक्ट किया एक कंजंक्शन ने। यहाँ पर दे प्ले क्रिकेट, वी वॉच देम, दो क्लोजेस हैं। और याद, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा कि क्लोजेस क्या होती हैं। दो क्लोजेस को आपस में मिलाने वाला क्या है? वाइल है, जो कि एक लिंकिंग वर्ड या एक कंजंक्शन है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। हम आपकी सजेशन और फीडबैक का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें। और अगर ज़रूरत पड़ी, उस पर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत हुई तो हम एक वीडियो बनाएंगे और दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।